हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम चेक करेंगे आरटीपी जो कि जनवरी अटेम्प्ट के लिए आया है इनकम टैक्स का सीए इंटर के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस आरटीपी में अगर हम देखेंगे तो आप एक बार वीडियो स्टॉप करके इस केस सिनेरियो को आप एक बार देख लीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। फिर डिस्कशन को देखिए, एक बार मैं इसको रीड करता हूँ और एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, पहला केस सिनेरियो, मिस्टर विवेक मल्होत्रा एन इंडियन रेसिडेंट हैज 4 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन इंडिया। 4 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, 2 of them in Delhi, of which one is self occupied and second is let out। सेल्फ ऑक्युपाइड का नियम पता है अपन को, 2 हाउस तक एनुअल वैल्यू नहीं ले सकते हैं। फॉर द मंथली रेंट ऑफ 1,40,000 टू मिस्टर सुशील, अ सैलरीड इंडिविजुअल। द अदर 2 प्रॉपर्टी आर इन मुंबई। 2 प्रॉपर्टी मुंबई में, लेकिन उसके लेट आउट के बारे में कुछ दिया नहीं है। टू रिड्यूस हिज टैक्स लाइबिलिटी ही गिफ्टेड वन ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन मुंबई टू हिज वाइफ। तो अगर वाइफ को अगर गिफ्ट कर दिए तो यहाँ सेक्शन 27 में डीम्ड ओनरशिप एप्लीकेबल होगा, मतलब उस हाउस की चार्जेबिलिटी विवेक के हैंड में ही होगी। एंड मिसेस अनिका, हाँ मतलब उसकी वाइफ का नाम है। एंड सेकेंड वन इज माइनर डॉटर, यहाँ पर भी सेक्शन 27 अट्रैक्ट होगा। तो माइनर सन के डॉटर के नाम से भी अगर एसेट ट्रांसफर हो गई तो उसका भी डीम्ड ओनर विवेक ही रहेगा। तो दोनों हाउस यहीं चार्जेबल होंगे। मिस पूजा, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो आप जरूर सेक्शन 27 पे फोकस कीजिएगा। इन अप्रैल 24, एक्सपेक्टेड मंथली रेंट फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इन दिल्ली 50,000 एंड एक्सपेक्टेड मंथली रेंट इन मुंबई फॉर 75,000। और आपको पता है कि 2 हाउस को हम सेल्फ ऑक्युपाइड में नील एनुअल वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर मुंबई हाउस का एनुअल एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है तो हम दोनों ही मुंबई हाउस को सेल्फ ऑक्युपाइड में नील एनुअल वैल्यू लेके चलेंगे, और दिल्ली का जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है उसको डीम टू बी लेट आउट लेके चलेंगे। ही पेड म्युनिसिपल टैक्स 1,20,000 फॉर प्रॉपर्टी लेट आउट, तो लेट आउट वाली प्रॉपर्टी का एक पीस है वो माइनस हो जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक इससे रिलेटेड सबसे पहले पूछ रहा है, पहला हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, कंप्यूट द इनकम टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम की बात करूंगा तो मैंने दिल्ली हाउस को डीम लेट आउट लेना है। तो देखिए दिल्ली हाउस तो जो लेट आउट है उसका तो सीधा सीधा आपका 1,40,000 उसको वर्किंग कर लेंगे अपन। तो 1,40,000 उसका रेंट है, देखिए यहाँ पर तो दिल्ली हाउस का है 1,40,000 मंथली रेंट है। तो 1,40,000 इंटू 12 ये इसका रेंट हो गया। हम ये मानते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, और यहाँ पर फिर आप 30% डिडक्शन देंगे, म्यूनसिपल टैक्स जो पे हुआ है वो डिडक्शन देंगे, और फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10,92,000। इसको वर्किंग कीजिएगा आप। और दिल्ली जो सेकेंड हाउस है जो सेल्फ ऑक्युपाइड है उसको हम यहाँ पर डीम टू बी लेट आउट लेंगे, क्योंकि मुंबई हाउस को सेल्फ ऑक्युपाइड मानना है, और डीम टू बी लेट आउट लेंगे तो उसका एक्सपेक्टेड रेंट 50,000 से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आप उसमें 30% की रिडक्शन भी माइनस करेंगे। तो इसका फाइनली अमाउंट आ जाएगा आपका 4,20,000 एंड द टोटल अमाउंट इज 15,12,000। द करेक्ट आंसर इज बी। को चेक कीजिएगा, थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये आरटीपी मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जो कि पढ़ चुके हैं एक बार। उसके बाद क्वेश्चन को और आगे बढ़े अपन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए, इन एडिशन विवेक सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन बेंगलुरु ऑन 19/12/24। 24-25 में इसने दिसंबर में बेचा है प्लॉट को फॉर 49 lakhs, फॉर विच ही हैज पेड 1% ब्रोकरेज ऑन सेल कंसिडरेशन। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल इज 55 लाख। तो यहाँ सेक्शन 50C अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है स्टाम्प ड्यूटी जो है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो एक्चुअल कंसिडरेशन के 110% से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर स्टाम्प फुल वैल्यू कंसिडरेशन जो है 55 लाख लेंगे, लेकिन ये जो ब्रोकरेज है ये एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का निकलेगा। द प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज बाई हिम इन 92 फॉर 3 लाख। अब क्योंकि 1/4/2001 के पहले एक्वायर्ड हुआ है तो यहाँ पर 1/4/2001 का आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन वो फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन के स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी नियम है। तो यहाँ देखिए फेयर मार्केट वैल्यू दिया है 7.2,
लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 7 लाख, तो फिर कुल मिलाकर हम कॉस्ट के रूप में लेंगे 7 लाख। और फिर रिस्पेक्टिवली मिस्टर विवेक इन्वेस्टेड 12 लाख इन RECL बॉन्ड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड, जो कि सेक्शन 54 EC की डिडक्शन मिलती है इसके कारण हमको। लेकिन इसमें नियम ये है कि आप डेट ऑफ ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। तो यहां पर देखिए इस दिन बेचा है इसने, और यहां से अगर 6 महीना काउंट करेंगे तो ये आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, 18 जून तक इसको कर लेना था इन्वेस्ट, लेकिन ये तो जुलाई में पहुंच गया। तो ये पैसा इन्वेस्ट जरूर किया, लेकिन 54 EC की इसको डिडक्शन एग्जिम्पशन नहीं मिल पाएगी। तो अगर अगला क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर कैपिटल गेन के बारे में दिया हुआ है ना, कितना टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में सीधा सीधा सेक्शन 50C के कारण सेल कंसिडरेशन 55 लाख आएगा। नेट सेल कंसिडरेशन निकालेंगे 1%, 0.049 लाख इसका ये माइनस हो जाएगा आपका, और नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा 54.51 लाख, ठीक है। और उसके बाद फिर इसकी कॉस्ट जो है 7 लाख माइनस होगी, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जरूर है, लेकिन क्योंकि ये 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेची गई तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि टैक्स कैलकुलेशन करते समय एक ऑप्शन मिलता है टैक्स का, विथ इंडेक्सेशन 20%, बट इनकम तो ऐसे ही निकलेगी। देयर विल बी 47.51 लाख, ठीक है। और 54 EC की एग्जामिशन क्यों नहीं मिली, क्योंकि 6 महीना मंथ क्रॉस कर गया। तो फाइनल आंसर इसका जो आ गया है वो आ गया है डी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट टू बी अवेलेबल टू मिस्टर विवेक फॉर फाइनेंशियल रिलीज इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय डिडक्टर्स। डिडक्टर्स ने अगर TDS किया होगा तो उसको कितना TDS की क्रेडिट मिलेगी। तो इस ट्रांजेक्शन में देखिए, सबसे पहले तो जो रेंट इसको मिल रहा है, तो वो रेंट एक सैलरीड एम्प्लॉई है, तो सेक्शन 194I तो एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल HUF जिनका टर्नओवर पिछले साल 1 करोड़ या प्रोफेशन में 50 लाख से ऊपर रहता है, तो इनके केस में जो एप्लीकेबल होगा सेक्शन 194IB एप्लीकेबल होगा, क्योंकि महीने का वो इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होता है और महीने का रेंट 50,000 से ऊपर है। तो इसलिए यहां पर रेंट TDS एप्लीकेबल होगा। और इसमें जो TDS होता है 194IB में, वो लास्ट में मार्च में TDS होता है। तो 1,44,000 मंथली रेंट है, इंटू 12 इतना रेंट है। इसका पूरा का पूरा TDS, क्योंकि 1 अक्टूबर से 194IB में TDS का रेट जो है 2% कर दिया गया है, तो मार्च का एप्लीकेबल रेट सीधा 2% अप्लाई होगा, और ये आ जाएगा आपका 33,600। और एक जिसको हमने प्रॉपर्टी सेल की है विवेक ने, तो वो 194I में IA में TDS करेगा, IA में, क्योंकि 50 लाख से ऊपर अगर सेल कंसिडरेशन या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाती है तो TDS होता है। और TDS किस अमाउंट पे होता है, सेल कंसिडरेशन या फिर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर तो विच एवर इज हायर 55 लाख है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, तो वो सामने वाला 1% TDS करेगा, जो कि आ जाएगा 55,000। तो टोटल TDS जो सामने वाले अगर प्रॉपरली कर लेते हैं तो ये 88,600 का टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा। दैट इज ऑप्शन ए फ्रेंड्स। और अगले क्वेश्चन में अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है इन द फाइनेंशियल ईयर 33-34, मिस प्रिंटिंग नहीं, ध्यान रखना, 33-34 मिस्टर विवेक रिसीव द मैच्योरिटी प्रोसीड्स फ्रॉम बोथ द पॉलिसी। दो पॉलिसीज के पास है, दोनों पॉलिसी से अगर मैच्योरिटी की अमाउंट आ रही है तो यहां पर दोनों पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट है। तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ना सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि प्रीमियम की अमाउंट 10% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और अलग अलग कंडीशन है। और साथ में अभी जो पॉलिसी 2023 के बाद से इशू हो रही है, उसमें एक और कंडीशन है कि उसका जो प्रीमियम की अमाउंट है वो 5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कंसिडर द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर दिस। तो अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो इसमें देखो पॉलिसी के बारे में क्या लिखा है, ही हैज टेकन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ए 15/5/2023, मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू, ये भी 5 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी इसमें। पॉलिसी बी, ये भी बाद में इशू हुई है। तो जो भी पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 है इसके बाद इशू हो रही है, तो इसमें 5 लाख रुपए मैक्सिमम प्रीमियम होना चाहिए, उसकी कंडीशन बनी हुई है। अब यहाँ पर देखिए,
10 ईयर्स विद सम एश्योर्ड, ये सम एश्योर्ड हो गया। अब इसका प्रीमियम की अमाउंट कितनी है, देखिए आप, प्रीमियम की अमाउंट है 3.5 लाख, तो ये तो 10% के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2.5 लाख, ये भी 10% के अंदर है। मतलब 10% से ऊपर प्रीमियम नहीं होना चाहिए, पॉलिसी के सम एश्योर्ड से ये कंडीशन तो पूरी कर रहा है। लेकिन जो प्रीमियम की अमाउंट है 3.5 और 2.5, ये दोनों मिलाकर 5 लाख से ऊपर हो गई, तो ये वाली पॉलिसी हम ले लेंगे एग्जेम्पशन में, और ये वाली पॉलिसी टैक्सेबल हो जाएगी। तो पॉलिसी ए एग्जेम्प्ट रहेगी, पॉलिसी बी टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन बी देखिए, मैच्योरिटी प्रोसीड फ्रॉम पॉलिसी ए इज एग्जेम्प्ट बट पॉलिसी बी इज टैक्सेबल, ये रहने वाला है यहां पर। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं, जो कि थोड़ा सा पूरा डिटेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसमें मेरे को दिख रहा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो दोस्तों टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले मेरी जो जो इनकम टैक्सेबल है उसको मैं जोड़ दूं। तो सबसे पहले आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाला होगा 15.12 लाख प्लस 40 कैपिटल गेन 47.51, क्योंकि प्लॉट है तो 112 में टैक्सेबल होगा। तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 62.63 लाख। अब क्योंकि पॉलिसी लिया है इसने लाइफ इंश्योरेंस, तो 1.5 लाख का 80C की डिडक्शन मिल जाएगी, 1.5 लाख से ऊपर मिल नहीं सकती। तो इस तरीके से आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 61.13 लाख। अब यहां ट्विस्ट क्या है, देखिए ये आ गई। अब यहां पर जब मैं टैक्स निकालूंगा, तो देखिए टैक्स कैसे निकालूंगा, जो आपका ये कैपिटल गेन है इस पे सेक्शन 112 एप्लीकेबल होगा। और क्योंकि रेसिडेंट एसएससी है और लैंड बिल्डिंग है और परचेस किया था 23 जुलाई के पहले और बाद में सेल किया, तो यहां पर विथ इंडेक्सेशन 20% का टैक्स ऑप्शन मिलता है। तो पहले तो नॉर्मल जो इनकम है मेरी 13.62 है ना, उसमें अगर मैं स्लैब रेट अप्लाई कर दूं तो आपका ये टैक्स तो 2.211 लाख ये तो आ ही जाएगा, आप ये चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 की बात करूं तो मेरे को यहां दो टैक्स निकालना पड़ेगा। पहला ऑप्शन ए जो कि मेरा एक्चुअली आया विदाउट इंडेक्सेशन 47.51 में, इसका आ जाएगा 12.5%, जो कि आ जाएगा 5.93875, ये आ गया आपका। लेकिन मेरे को एक ऑप्शन और मिलता है बी, जिसमें मैं इंडेक्सेशन के साथ कैलकुलेट करता हूं। तो इंडेक्सेशन के साथ री कैलकुलेट करूंगा तो 55 लाख का सेल कंसिडरेशन 50C के कारण, माइनस आपका कमीशन 0.49 लाख, वो भी माइनस होगा 49,000, और ये नेट सेल कंसिडरेशन जो मेरा आ जाएगा 54.51, ये तो आ ही जाएगा। अब मेरे को यहाँ माइनस करना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मेरी, और इंडेक्स का रेट 363 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 1/4/2001 के पहले एक्वायर्ड है तो 100 ही ले सकते हैं 1/2 का। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इंडेक्सेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी मेरी, उस अमाउंट का मैं अगर 20% कैलकुलेट करूंगा तो दोस्तों आ जाएगा 5,82,000, जो कि इससे कम है। तो मैं यहाँ पर 5.82 टैक्स ले लूंगा, और दोनों टैक्स को जब हम जोड़ देंगे तो 8.031 टैक्स आ जाएगा, क्योंकि टोटल इनकम यहाँ पर ना रिबेट मिलने वाला है हमको, क्योंकि टोटल इनकम जो है वो हमारी है 60, कहाँ चले गया, हाँ 61.13, रिबेट तो मिलना नहीं, सरचार्ज लगेगा, और सरचार्ज क्योंकि 50 से 100 के बीच में, तो 10% आप इसमें सरचार्ज जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद फिर जो अमाउंट आएगी उसमें 4% और जोड़ दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन से, और फिर वो आपकी अमाउंट आ जाएगी 9.1875। आराम आराम से खुद से बनाई तब कॉन्फिडेंस आएगा, और ये हमारा टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, दिस इज 9,18,750। तो बच्चों ये हो गया आपका एमसीक्यूज पैटर्न। ध्यान रखना जो एमसीक्यूज और केस सिनेरियो बेस्ड आता है उसमें लगभग पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ जाता है, बस आपको फॉर्मल तरीके से नहीं बनाना रहता। डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, इफ यू गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, मिस आंचल, एन इंडियन सिटीजन, is an government employee working for Indian government. She submit the following information. तो
क्या क्या इनकम की डेफिनेशन, क्या क्या इनकम की डिटेल दी हुई देखिए जरा। पहला, सैलरी इनकम रिसीव्ड इन मलेशिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड देयर। तो दोस्तों आपको इसमें यह समझना पड़ेगा कि नॉर्मली तो सैलरी इनकम इंडिया में सर्विसेज रेंडर्ड होती है तभी एक्रूड होती है, लेकिन अगर इंडियन सिटीजन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सैलरी दे रही है तो इस केस में सर्विसेज बाहर रेंडर्ड होगी तो भी उसको इंडिया में एक्रूड सेक्शन 9 के हिसाब से माना जाएगा। तो इस केस में ये जो 2 लाख रुपए है, आपका स्टेटस चाहे ओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो, तीनों में टैक्सेबल होगा। तब ये जो क्वेश्चन है हमको, बेसिकली मैं तीनों से बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए पूछ रहा है और नॉन रेसिडेंट के लिए पूछ रहा है, लेकिन मैं तीनों के लिए आपको बताऊं क्योंकि ओआर में सभी टैक्सेबिलिटी आती है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो मैं यहां लिखते जाता हूं, ये इनकम क्योंकि एक्रूड है, ओआर, एनओआर और एनआर तीनों में टैक्सेबल होगा। ये बात अलग है कि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इनकम है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन चेन्नई। अगर बिजनेस ही चेन्नई में है तो ये तो अपने आप इनकम का सोर्स इंडिया में तो एक्रूड इन इंडिया है, तो ये भी तीनों में ही टैक्सेबिलिटी आएगी। नाउ लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन वडोदरा, तो वडोदरा का बिजनेस भी इनकम एक्रूड इन इंडिया है तो तीनों में टैक्सेबिलिटी आएगी। हालांकि लॉस है तो हम इस लॉस को एडजस्ट भी कर सकते हैं। नाउ द लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन यूएसए, अब बिजनेस यूएसए का मतलब एक्रूड आउटसाइड इंडिया है। दो प्रॉफिट आर नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम ऋषिकेश, मतलब इंडिया। इसका मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका एक्रूड और रिसीव्ड इंडिया के बाहर है लेकिन कंट्रोल इंडिया में है, तो इस केस में ये ओआर में टैक्सेबल होती है इनकम, ये इनकम एनओआर में भी टैक्सेबल होती है, लेकिन एनआर में टैक्सेबल नहीं होती क्योंकि एनआर में केवल एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया इनकम ही टैक्सेबल होती है। आगे चलते हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस इन यूएसए, तो ये यूएसए के बिजनेस का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो नेचुरली ये ओआर और एनओआर, मतलब हमारे क्वेश्चन में तो एनओआर का ही पूछा है, इस केस में तो ये एडजस्ट हो सकता है लेकिन एनआर में ये एडजस्ट नहीं होगा। नाउ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बाली, अगेन बिजनेस बाहर का मतलब एक्रूड बाहर है, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, कंट्रोल इन इंडिया हो गया, और इसमें 60% प्रॉफिट डिपॉजिट इन द बैंक इन बाली एंड 40% रिसीव्ड इन इंडिया। तो जो 40% पैसा रिसीव्ड इन इंडिया है, 40% जो पैसा है मतलब 28,000 रुपए है, ये तो भाई तीनों हैंड में टैक्सेबल होगा, चाहे ओआर हो, एनओआर हो, चाहे एनआर हो। एनआर में रिसीव तो हो गया, और बचा हुआ जो 60% पैसा है उसके लिए ये जो है ये ओआर में टैक्सेबल होगा, एनओआर में टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन यूएसए, मतलब इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया है, एंड रिसीव्ड इन यूएसए, तो एक्रूड और रिसीव भी बाहर है, और ये कोई बिजनेस तो है नहीं जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो ये केवल ओआर में टैक्सेबल होता है जो कि हमसे पूछा ही नहीं गया है, और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों के में टैक्सेबल नहीं होता है। अगर मैं आपको यहां पर रिवाइज करके एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता दूं तो देखिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तो अगर कोई इनकम इंडिया में एक्रूड है तो तीनों हैंड में टैक्सेबल होगी। अगर इनकम एक्रूड नहीं है लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया है, फर्स्ट टाइम रिसीव्ड इंडिया, तो भी तीनों हैंड में टैक्सेबल होगी। तीसरा, कोई ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है, या फिर ऐसा प्रोफेशन है जिसका सेटअप इंडिया में, भले एक्रूड और रिसीव बाहर हो रही है, तो ये दोनों टैक्सेबल होंगे, ये टैक्सेबल नहीं होंगे। और फोर्थ मतलब अदर इनकम, जो ना तो इंडिया में एक्रूड है, रिसीव है, कुछ भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, तो केवल ये टैक्सेबल होगा, ये दोनों टैक्सेबल नहीं होंगे। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बेस पर हमने बात की। तो अब जब आप इसको ओवरऑल चेक करेंगे आंसर को, तो बहुत आसानी से मैं आपको प्रेजेंट करता हूं। डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस आंचल फॉर असेसमेंट एट 25-26 एज्यूमिंग शी ऑप्ट आउट फ्रॉम प्रोविजन ऑफ 115 BAC। मतलब यहां पर आपका ऑप्शनल टैक्स रिजिम में चलना है, मतलब सैलरी हेड में आपको जो सेक्शन 16 की डिडक्शन मिलेगी वो 50,000 मिलेगी। तो इफ यू लुक एट द सॉल्यूशन, तो दोस्तों यहां पर हमको सॉल्यूशन ये देखिए,
क्योंकि यहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि सैलरी इनकम क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया को दे रही तो भले बाहर रेंडर्ड है, यहाँ टैक्सेबल होगी 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये फाइनल आ गया। फिर बिजनेस जो है चेन्नई वाला बिजनेस, ये भी टैक्सेबल होगा, डिसाइड किया था हमने। उसके बाद देखिए जरा, लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन वडोदरा, तो वडोदरा का बिजनेस भी जो है यहाँ पर चार्जेबल है, तो ये दोनों का लॉस यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड आउट इन यूएसए, तो यूएसए में हमने डिसाइड किया था कि नॉन रेसिडेंट में इसकी इनकम चार्जेबल नहीं हो रही है, तो इसका लॉस भी यहाँ एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। फिर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की भी वही कहानी है, एनआर में जब इनकम चार्जेबल नहीं है तो लॉस भी एडजस्ट नहीं होगा। और फिर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो पूरी इनकम चार्जेबल होती है 70,000, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए केवल 40% जो है, सॉरी ये वाला कॉलम एनओआर का है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो चाहे रिसीव्ड हो ना कंट्रोल इंडिया में चार्जेबल हो जाएगी, और नॉन रेसिडेंट के लिए उतनी ही चार्जेबल होगी जितना रिसीव्ड इन इंडिया है। और नाउ द रेंट की बात करें तो रेंट तो इनकम ना तो एनओआर में टैक्सेबल होगी ना नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल होगी, केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल होगी, जिसका हमसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। दिस विल बी द ग्रॉस टोटल इनकम। और दोस्तों इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको सैलरी के बारे में जो मैं आपको सेक्शन 913 जो बताया था वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स को एक बार इसको रीड कर सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको डिस्कस करते हैं। मिस आशिमा एज 45 years has been the HR manager for the past 15 years in Shipra Limited. She give you the following particulars for the financial year 24-25. बेसिक सैलरी दिया हुआ है, ठीक है भाई, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है 24,000 पर मंथ, अपने आप में पूरा टैक्सेबल है, लेकिन इस पे 30% जो है ऑफ विच फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो कहाँ यूज होगा देखेंगे इसको। बोनस 21,000 पर मंथ, ध्यान रखना ये बोनस 21,000 पर मंथ है, यहाँ गलती ना हो जाए, तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे। जनरली बोनस साल का ही मिलता है, लेकिन यहाँ दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे। मिस आशिमा कंट्रीब्यूट 18% ऑफ बेसिक सैलरी एज अ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। दोस्तों ये एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, और अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में है, ओल्ड टैक्स रिजीम में है, तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन में सेक्शन 80C की एलिजिबिलिटी आ जाती है, एंड हर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट टू हर आरपीएफ अकाउंट। और आरपीएफ अकाउंट में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का नियम है कि जितना भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, भले वो बेसिक सैलरी पे कर रहा है तो वो अमाउंट निकाल लीजिए आप, और उसके बाद सैलरी का 12% तक एग्जिम्पशन है, और यहां सैलरी का मतलब 12% एग्जिम्पशन के लिए बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तो एग्जिम्पशन इसका 12% निकालना है। द कंपनी पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 टू इफेक्ट इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ मिस आशिमा। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पे करता है वो तो टैक्सेबल परक्विजिट्स में आएगा, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सब का प्रीमियम अगर देता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। शी रिसीव अरियर ऑफ सैलरी ऑफ 3,35,000। द डिटेल ऑफ अरियर आज एज फॉलोस, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22, 22-23, 23-24 इन सब ईयर्स का टोटल इनकम ये था, और उससे रिलेटेड अरियर ऑफ सैलरी ये है। अब यहां पर क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि दिया है कि ये जो है रिलेवेंट ईयर में चार्ज नहीं हो पाया। जनरली रिलेवेंट ईयर में कोई भी अरियर चार्ज नहीं होने का रीजन होता है क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीमेंट होता है सैलरी पे, क्योंकि सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन के हिसाब से तो सैलरी ड्यू होने पर भी चार्जेबल हो जाते हैं, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो ठीक है, अब इस सैलरी को यहां पर इस साल मिल रहा है तो हमको 89 की रिलीफ भी देना पड़ेगा। कंप्यूट द रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89 एंड टैक्स पेबल फॉर असेसमेंट ईयर दिस, एज्यूमिंग मिस आशिमा एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्ट आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर दिस सेक्शन फॉर असेसमेंट ईयर दिस, मतलब करंट असेसमेंट ईयर में ये ओल्ड टैक्स रिजीम में है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, ठीक है। और फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एंड असेसमेंट ईयर
425, मतलब ये वाला प्रीवियस ईयर और ये वाला प्रीवियस ईयर चेक कीजिए, ठीक है। इस दोनों में ये पे टैक्स एज पर सेक्शन 115 BAC, मतलब न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से। हावेयर फॉर असेसमेंट 23-24 जो बीच वाला ईयर है, पे टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल मतलब ओल्ड टैक्स रिजिम। तो अब हमको इन तीनों साल का टैक्स रेट देखना पड़ेगा जो एप्लीकेबल हुआ। तो यहां पर साफ लिखा हुआ है, द रेट ऑफ टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर असेसमेंट 22-23, 23-24, 24-25, तीनों पिछले सालों का उसका टैक्स रेट सेम एज फॉर असेसमेंट 25-26। मतलब जो अभी चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, नॉर्मल प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन 0 से लेकर 2.5 लाख तक नील है। 2.5 लाख टोटल इनकम से 5 लाख तक जो है अब यहां पर देखिए आप, ये स्लैब रेट हो गया आपका, ठीक है। और 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30%। तो ये स्लैब तीनों में लगेगा नॉर्मल में, और बाकी तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम का स्लैब आपको टैक्स रेट दे दिया है। तो अब इसको सीधा मैं आपको सॉल्यूशन से अगर बताऊं, तो यहाँ देखिए आप, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ आशिमा फॉर असेसमेंट ऑफ दिस, बेसिक सैलरी इंटू 12 ये आ गई। अरियर ऑफ सैलरी हम यहाँ पर एजम्पशन जरूर डाल दीजिएगा, आंसर में नहीं दिया है कि ये अरियर ऑफ सैलरी रिलेवेंट ईयर में चार्ज नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर हम चार्ज कर रहे हैं एज पर सेक्शन 15, और फिर रिलीफ तो टैक्स के बाद देना है। अरियर ऑफ सैलरी यहाँ गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। डियरनेस अलाउंस पूरा चार्जेबल हो जाएगा, ठीक है। बोनस ध्यान ये रखना था इंटू 12 करना है क्योंकि पर मंथ दिया है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, देखो ये बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी इसका 18% ये जमा कर रहा है, और 12% की एग्जम्पशन मिलती है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जो फार्मिंग पार्ट है, मतलब उसका 30%, ठीक है। और कमीशन तो इसमें दिया नहीं है, तो माइनस करने के बाद ये नेट अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड ये हो गया, देखिए सैलरी बेसिक ये लिखा हुआ है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ये जो है ये एग्जाम परक्विजिट्स होता है। ग्रॉस सैलरी आ गई हमारी, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्योंकि करंट ईयर में तो ये ओल्ड टैक्स रिजिम में है, तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, ये टैक्सेबल हो गया। और अदर है तो कोई इनकम नहीं, तो यही ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। और 80C की रिडक्शन मिल जाएगी क्योंकि एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है 1,51,000, तो 150 तक ये टैक्स मिल जाएगा। टोटल इनकम आ गया, अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 15,55,030, ये टोटल इनकम आ गया। अब दोस्तों यहाँ जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमको इसमें एक बार क्योंकि रिलीफ निकालना है, तो टोटल इनकम करेंट ईयर में हमारी जो है ये रिलीफ इंक्लूडिंग है अरियर को जोड़कर। एक बार अरियर को हटाकर इस पे अगर हम टैक्स निकालते हैं ये माइनस करके, तो जो डिफरेंस आएगा वो देखते हैं कितना आएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जब आप टैक्स निकाल रहे हैं तो नॉर्मल टैक्स रिजिम, मतलब आप ऑप्शनल टैक्स रिजिम से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप ओल्ड स्कीम से टैक्स निकाल लिए, दोनों चेक कर लीजिए। हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ देंगे 4%, और ये आ गया टैक्स। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों केस में ही टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो यार आपको रिबेट मिलेगी नहीं, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये हो गया आपका टैक्स ऑन एरियर इन करेंट ईयर। अब इसको रिलेवेंट ईयर में लेके जाएं, असेसमेंट ईयर 22, 23, 23, 24 और 24, 25 में, पिछले जो 3 साल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी एक बार इंक्लूड करके एरियर को, एक बार एक्सक्लूड करके हम यहाँ पर टैक्स निकालेंगे। ध्यान ये रखना है दोस्तों, जो हम पहले देखे थे, ये जो दोनों साल है, आप क्वेश्चन को वापस से जाइए, क्वेश्चन में देखिए कौन सा रिजिम ये यूज कर रहे हैं, पहला लास्ट ईयर का और तीसरा, इसमें ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम यूज कर रहे हैं जो कि नीचे दिया हुआ है। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब इस ये वाला स्लैब यूज करेंगे और ये वाला स्लैब यूज करेंगे, और ये वाला जो है स्लैब यूज नहीं करेंगे, इसके लिए
आप ओल्ड टैक्स रिजिम का स्लैब यूज करेंगे, इसको ध्यान रखना है टैक्स निकालते समय। अब यहाँ देखिए टैक्सेबल सैलरी इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ये ले लिया हमने, और ये दोनों पे यहाँ पर टैक्स निकाल लिया, और टैक्स निकालने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन क्योंकि रिबेट किसी में नहीं आएगी। दोस्तों अब ये जो दोनों डिफरेंस है, ये दोनों की जो डिफरेंस है, ये टैक्स ऑन अरियर इन रिलेवेंट ईयर आ गया, और इसको जब हम टेबल पे लगते हैं तो वो जो दोनों का करंट ईयर का डिफरेंस है 1,04,000, और ये तीनों का डिफरेंस ध्यान से देखिए आप, इंक्लूड करके 92, 179, 400 और 117, ये है इंक्लूड करके टैक्स। लास्ट ईयर में इतना टैक्स लगता, और ये जो टैक्स आ गया आपका एक्सक्लूड करके दिस। इसको प्रॉपर बना के देखिएगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा। माइनस करने के बाद ये आ गया, तो करंट ईयर में टैक्स लगने के कारण हमारा टैक्स इतना आ रहा है, रिलेवेंट ईयर में लगता, पिछले सालों में लगता इतना आता, तो जो डिफरेंस का एक्स्ट्रा पैसा आ गया 26,000, ये हमको मिलेगी रिलीफ, और ये रिलीफ हम क्लेम करेंगे अपनी करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी में। तो हमारा करंट ईयर का टैक्स लायबिलिटी 290,169, जिसमें माइनस हो जाएगा रिलीफ, और ये आ जाएगा टैक्स आफ्टर रिलीफ, और ये टैक्स पेबल राउंड ऑफ कर दिया हमने।